बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे हाउ टू फाइंड आउट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ रिलेशन। टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करना है, नॉर्मलाइज करना है उसको। हमने अब तो BCNF तक करेंगे, ठीक है। एक जो है टेबल है उसमें 100% रिडंडेंसी है, उसको हम लोग जो है BCNF तक जो है कवर करेंगे। इसको 0% तक लेके आएंगे। मतलब एक टेबल गिवन है मेरे पास RABCDEF 6 एट्रीब्यूट्स है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है मेरे पास। यहाँ पे कैंडिडेट की गिवन है, प्राइम एट्रीब्यूट्स गिवन है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स गिवन है। अगर कैंडिडेट की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको क्लोजर मेथड से यूज करके आप यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने क्लोजर मेथड से डिस्कस किया था। अब इस टेबल में हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे जो है एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। मींस के ए बी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होने जिसके अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हो। अब ये एक जनरल एग्जांपल है, इस जनरल एग्जांपल में आप वैल्यूज के बिना आप चेक नहीं कर सकते। तो लेट्स से कि दिस टेबल इज ऑलरेडी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना कि क्या ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम स्टार्ट करते हैं, सब कंडीशन इज व्हाट कि टेबल शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, के रिलेशन के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए हमने कंडीशन क्या चेक की थी, आई एम जस्ट राइटिंग द कंडीशन, LHS मस्ट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की और सुपर की, एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी आ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए कंडीशन है, नाउ स्टार्ट विद द AB। लेट्स से AB जो है लेफ्ट हैंड साइड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की। व्हाट इज द कैंडिडेट कीज, दीज आर द कैंडिडेट्स की, ठीक है, AB FB और AB ओवर देयर। और वेदर AB इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस AB, नो, AB is subset of AB. AB is not a proper subset क्योंकि proper subset is what which is always less in the set। तो ये set ये जो है set के बराबर है, तो means condition is false। and right hand side must be a non prime attribute। तो right hand side C, तो C इज नॉट प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये भी कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। कंडीशन किसकी है, पार्शियल डिपेंडेंसी की, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये इसका मतलब जो है पार्शियल डिपेंडेंसी है, अदरवाइज फुल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी है फर्स्ट फुल डिपेंडेंसी। अब मेरे पास C है, LHS मस्ट बी अ प्रॉपर सबसेट, तो C मस्ट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी की। यहाँ देखो यस C जो है प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। राइट हैंड साइड मस्ट बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो व्हाट इज द राइट हैंड साइड इज D इज व्हाट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू इज व्हाट ट्रू, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्रू। यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं दिस इज द पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी, फर्स्ट वन इज द फुल डिपेंडेंसी एंड दिस इज द पार्शियल डिपेंडेंसी। चेक फॉर द थर्ड वन, C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, C को चेक करो, C इज द पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैंडिडेट की है, देखो प्राइम कैंडिडेट की है, यस, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, यस। C जो है यहाँ पे ट्रू हो गया। अब E देखो, ये हमारी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी जो है नहीं है, तो ये भी हमारी फंक्शनल फुल डिपेंडेंट है। लेट्स चेक द फोर्थ वन, E must be a proper subset of any candidate की, E subset, yes, is a proper subset of any candidate की, true। तो and F, right hand side F must be a non prime attribute, F is a non prime attribute, F is a non prime attribute, तो this F is a prime attribute, तो this condition is becomes false। तो यहाँ पे true और false,
तो ये कंडीशन किसके पार्शियल डिपेंडेंसी, तो ये भी हमारा फंक्शनल, ये भी हमारा फुल डिपेंडेंस, तो यानी यहाँ पे फुल डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पे एफ के लिए चेक करो, एफ मस्ट बी अ प्रॉपर सबसेट, यस एफ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी एट्रीब्यूट बी एफ। तो अब राइट हैंड साइड जो है वो ए है, इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ए इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ए इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये भी हमारा फुल डिपेंडेंस है। यानी इसके अंदर हमारे पास हमें 1 2 3 4 5 ये 5 डिपेंडेंसीज गिवन थी, उनमें से जो है 4 हमारी जो है फुल डिपेंडेंट है, बट एक यहाँ पे ये दिस वन इज अ पार्शियल डिपेंडेंट। तो सी गोज टू डी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ओवर दे। अगर एक रिलेशन में इवन अ सिंगल जो है पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, सो यू कैन से दिस टेबल इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो यानी यहाँ पे मेरा फर्स्ट आंसर आ गया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अगर ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो इसको कैसे हमें कन्वर्ट करेंगे, डिकम्पोज, हैव टू डिकम्पोज द टेबल, यू हैव टू डिवाइड दिस टेबल इनटू 2 पार्ट्स। तो लेट्स डिवाइड द टेबल। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, रिलेशन ये जो ऊपर गिवन था, अब मुझे इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब मेरी प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट हो रही थी, सी और डी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इसको मैंने अलग कर दिया। और यहाँ पे ए बी सी डी स्टफ आ गए, यहाँ पे ई एफ, ये एक नया टेबल है, इसको ना हम नाम दे देते हैं R1। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं R2। अब 2 टेबल्स आ गए R1 और R2। तो अगर यहाँ पे चेक करो, इन दोनों टेबल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब तक कुछ कॉमन ना हो आप इन दोनों को कभी भी फ्यूचर में ज्वाइन नहीं कर सकते। कई बार हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मुझे दोनों टेबल्स में से कुछ वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अगर दोनों वैल्यूज में से कुछ फाइंड आउट करना है तो इसको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो मैं इन दोनों को कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकती। तो बिकॉज ज्वाइन ऑलरेडी डन ऑन सम कंडीशन, तो बट यहाँ पे कोई कंडीशन बनेगी नहीं, तो मुझे इनको कुछ कॉमन रखना पड़ेगा। वो कॉमन क्या होना चाहिए, वो कॉमन है अकॉर्डिंग टू द लॉसलेस, या तो वो इस टेबल में कब प्राइमरी की हो या कैंडिडेट की हो, तो या तो इस टेबल की कैंडिडेट की हो। तो हम चेक करते हैं कि अगर सी डी इस टेबल में आया तो ये डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे आ जाती है, सी गोज टू डी। ठीक है, इस R2 टेबल में आ जाती है, तो बाकी डिपेंडेंसीज ए बी goes to C, AB goes to C और others are come over there. Now C goes to D, C goes to D में अगर हम C का क्लोजर लें तो C का क्लोजर क्या आएगा, CD। ठीक है, मतलब यानी R2 टेबल में C इज द कैंडिडेट की। अगर हम C इस टेबल में कैंडिडेट की है तो हम C को इस टेबल में भी कॉमन रख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगा देते हैं C। ठीक है, यहाँ पे C क्यों ऐड किया, क्योंकि C जो है इस टेबल में जो है कैंडिडेट की है अकॉर्डिंग टू लॉसलेस, या इस टेबल में कैंडिडेट की होनी चाहिए या इस टेबल में कैंडिडेट की होनी चाहिए। ये टेबल छोटा है तो इसमें एक ही फुल डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पे बहुत ईजी है कैंडिडेट की फाइंड आउट करना। तो आप छोटे टेबल में कैंडिडेट की फाइंड आउट करके उस टेबल को इस टेबल में कॉमन रख सकते। तो यहाँ पे मैंने इसलिए सी का क्लोजर निकाला, सी से मेरे पास सी डी आ रहा है, मतलब मीन्स मेरे पास कैंडिडेट की क्या आ रही है, सी इस टेबल में R2 टेबल में, तो इसको मैंने सी को यहाँ पे कॉमन रख दिया। अब यहाँ पे इजीली जो है ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैन बी डिवाइड। तो अब यहाँ पे ए बी गोज टू सी, ठीक है, देखो ए बी गोज टू सी, ठीक है, सी गोज टू ई, ठीक है, ई गोज टू एफ, ठीक है, और फिर एफ गोज टू ए, ये इस टेबल में आ जाती हैं, और ये यहाँ पे सी गोज टू डी इस टेबल में। जो नाउ यू कैन चेक द अगेन, क्या इसमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यस ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज अदर्स आर ऑलरेडी फंक्शनल डिपेंडेंट, फुल्ली डिपेंडेंट। आपको दोबारा जो है इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी फुल डिपेंडेंट ही आएगी। द प्रॉब्लम वाज ओनली
सी गोज टू डी, इसको हमने अलग कर दिया। तो अब इस टेबल में कैंडिडेट कौन सी है? सी। ठीक है, इसमें कैंडिडेट की आ रही है सी, और इस टेबल में कैंडिडेट की जो है हमारी सेम है, ए बी, एफ बी, ई बी एंड सी बी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली दीज फोर्स कैंडिडेट्स कीज इन दिस टेबल, और इसमें हमारे पास एक ही कैंडिडेट की है, दैट इज सी। नाउ चेक फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब हम इस टेबल में कुछ चेक करेंगे ये क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशन क्या होती है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के लिए चेक करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशन क्या थी वो अभी मैंने यहाँ पे सामने लिख दी है। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कैंडिडेट की और राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट। जो हमने प्रीवियस देखा था ये वाला टेबल, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने दो रिलेशन क्रिएट किए हैं, जिसमें से R1 और R2 हमने दो डिकम्पोज करके टेबल बनाए थे, और उसमें से ये वाले जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज अलग अलग की थी। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं R1 में चेक करते हैं कि R1 में जो है कैंडिडेट की है, तो यस ए बी जो है कैंडिडेट की, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, मतलब ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक करने के लिए ये वाली कंडीशन। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की नहीं है, कंडीशन नहीं है, हम डायरेक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक कर सकते हैं इस कंडीशन। नॉर्मल फॉर्म में होगा कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की होनी, या सुपर की, या फिर राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो ए बी इज अ प्राइम कैंडिडेट की, तो यानी ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, दिस इज वैलिड। तो लेफ्ट हैंड साइड सी इज अ कैंडिडेट की, देखो सी इज अ कैंडिडेट की, नो सी इज नॉट अ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज बी सी, दिस इज पार्ट ऑफ दैट, बट नो प्रॉब्लम, हमारे पास राइट हैंड साइड भी है, बट बिकॉज यहाँ पे और है तो राइट हैंड साइड ई इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। यस, कैंडिडेट की को बनाने में ई जो हेल्प कर रहा है तो इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये भी ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वैलिड, ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। थर्ड वन, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की, नो ई इज नॉट अ कैंडिडेट की, बट और राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट, एफ इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, यस। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी कंडीशन जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब लास्ट वन, एफ मस्ट बी अ कैंडिडेट की, नो एफ इज नॉट अ कैंडिडेट की, बी इज द प्रॉपर सबसेट है बी एफ का, तो यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, यस राइट हैंड साइड इज द प्राइम एट्रीब्यूट, बिकॉज राइट हैंड साइड इज द प्राइमरी एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखो ये सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यस इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, ये का टेबल जो है R1 टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये वाला टेबल ये बाय डिफॉल्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। अब R2 को चेक करते हैं कि जो है चेक करो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज अ कैंडिडेट की, सी इज अ कैंडिडेट की, तो आपको जो कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी ट्रू जा रही है, तो अब हमारा R2 भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर हम इसको डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अगर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो यहाँ पे लास्ट नॉर्मल फॉर्म है BCNF, तो हम इससे चेक करें कि ये क्या टेबल BCNF नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। उसके लिए द कंडीशन इज, सो जो BCNF है वो रिस्ट्रिक्टेड है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो थर्ड वाली और वाली कंडीशन है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसमें सिर्फ ये कंडीशन आती है लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी आ कैंडिडेट की और सुपर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेम टेबल से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं कि क्या LHS मस्ट बी अ कैंडिडेट की है कि नहीं, तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर BCNF। ठीक है, डायरेक्ट BCNF को चेक कर सकते हो, चेक AB, क्या AB कैंडिडेट की है, येस दिस इज़ true, this is fine according to the BCNF। check the second one, क्या C जो है कैंडिडेट की है, no C is itself not a कैंडिडेट की, तो this is false invalid। ठीक है, check E, क्या E कैंडिडेट की है, no, तो is not a कैंडिडेट की, is a part of the कैंडिडेट की। check the last one, F is a कैंडिडेट की, no, F इज ऑल्सो नॉट अ कैंडिडेट की, तो यहाँ पे ही ये तीन जो है फंक्शन डिपेंडेंसीज BCNF की कंडीशन को फॉल्स कर रही हैं। चेक फॉर द R2 ऑल्सो, लेफ्ट हमारा कैंडिडेट की है, येस लेफ्ट हैंड साइड इज अ कैंडिडेट की,
तो R2 जो है हम लिख सकते हैं कि R2 इज इन BCNF, तो यानी एक टेबल BCNF फॉर्म में आ जाता है, तो हम उसको जो रिडेंसी लेफ्ट ओवर देयर के 0%, ठीक है। ये टेबल जो है फुल रिमूव हो चुकी है यहाँ पे रिडेंसी इस टेबल के अंदर, लेकिन इस टेबल में अभी भी प्रॉब्लम है दैट यहाँ पे दीज 3 फंक्शन डिपेंडेंसीज। तो जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम क्या करते हैं, उस टेबल को उन एट्रीब्यूट्स को अलग कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको दोबारा डिकम्पोज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास R1 टेबल है ये वाला, और इसमें देखो कि इसको अलग करें। अब सबसे पहले देखना है हमने प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे ए बी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था, हम इसको एक जगह लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए बी गोज टू सी हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ई गोज टू एफ, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सी गोज टू एफ, सी गोज टू ई, और थर्ड वन इज एफ गोज टू ए। इन टेबल्स को हम अलग कर देंगे और यहाँ पे इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं। तो R1 टेबल में हमने फर्दर 4 टेबल्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम नाम दे देते हैं R3, R4, R5, R6। R3 के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं A, B, C। R4 के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं। R3 में जो है कैंडिडेट की क्या है A, B, ठीक है। तो बिकॉज these एट्रीब्यूट्स हैं A, B विल बी द कैंडिडेट की, ठीक है। A, B जो है मेरी कैंडिडेट की बन गई, तो A, B, C को तो हम तीनों को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी कैंडिडेट की आगे। अब इस टेबल में कैंडिडेट की क्या आगे C, ठीक है। इस टेबल में कैंडिडेट की E, ठीक है, E, और इस टेबल में कैंडिडेट की F। दीज ऑल और 4 कैंडिडेट की हैं A, B, C, E एंड F। नाउ अगर आप दोबारा चेक करना चाहो कि R3 के लेफ्ट हैंड साइड इज अ कैंडिडेट की, यस, ठीक है। ये देखो, और एक मिनट, इसमें जो है E कैंडिडेट की है और इसमें C कैंडिडेट की है, ठीक है। ये C है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास E कैंडिडेट की आ गई और इसमें हमारे पास आ गई C कैंडिडेट की, ठीक है। चेक करते हैं इसमें A B, दोबारा इसकी BCNF की चेक कर लेते हैं कंडीशन। A B जो है हमारी कैंडिडेट की है, यस, A B इज अ कैंडिडेट की। देन उसके बाद E इज अ कैंडिडेट की, यस, इसमें लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैंडिडेट की है E, यस। उसके बाद C जो है कैंडिडेट की है, यस, और यहाँ पे F जो है लेफ्ट हैंड साइड पे कैंडिडेट की है, यस, ठीक है। सारी वैल्यूज जो इस टेबल जो है मेरा, अब मैं इसको इन चारों टेबल को डिक्लेयर कर सकती हूँ कि ये चारों टेबल हमारे BCNF में नॉर्मल फॉर्म में हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास जैसे आपको पता है कि R1 और R2 दो टेबल्स थे। R2 को आपने भूलना नहीं है कि वो भी हमारा ऑलरेडी था जो BCNF में था। उसके बाद 3, 4 और 5, 6 हमने उसको 5 टेबल्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। अब इन 5 टेबल्स के अंदर व्हाट इज द रिडेंसी रेशो, 5 के अंदर रिडेंडेंसी जो है वो 0% आएगी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ BCNF। जब हम एक टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक लेके आते हैं तो रिडेंडेंसी जो उसके अंदर 0% आ जाती है। आवर एम, तो नॉर्मलाइजेशन का एम क्या है कि आपने रिडेंडेंसी को 0% करना है। बट अगर आप यहाँ पे देखो कि टेबल्स जो है मल्टीपल टेबल्स हैं यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, यानी अगर आप इन टेबल्स को दोबारा ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन है R3 और R5 को जो है कंबाइन करना है, ठीक है, R3 और R5 को कंबाइन करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि B और E के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या रूल है कि उसमें कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट है, यस, C इन दोनों में जो है कॉमन एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो C कैंडिडेट की है इस टेबल की, और ऐसे ही मुझे R4 और R5 को कंबाइन करना है। मैं क्या कंबाइन कर सकती हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, E, ठीक है। तो E को हम लोग कंबाइन रख के जो है इसको कर सकते हैं कि E कैंडिडेट की है इसमें, यस, E कैंडिडेट की है इस टेबल की। तो BCNF में
लॉसलेस डिकम्पोजिशन जो हमेशा आता है, ठीक है। लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब जब भी हम एक टेबल को डिवाइड करते हैं, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो कैंडिडेट की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप इन दोनों टेबल्स को ई एफ को और इसको ज्वाइन कर सकते हो, यस, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, एफ। जो कॉमन है क्या, वो कैंडिडेट की है दोनों में से किसी भी टेबल की, यस, एफ यहाँ पे R6 की जो है कैंडिडेट की है। तो यानी आप इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं कि लाइक इफ़ यू वांट टू ज्वाइन R3, ठीक है, और R4, ठीक है, R3 के अंदर ABC है और R4 के अंदर है EF है, तो इन दोनों को कैसे ज्वाइन करोगे, ठीक है। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर ABC है और इसके अंदर EF है, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले R5 की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। R5 को और R3 को आपको पहले कंबाइन करना पड़ेगा बिकॉज R5 और R3 में कॉमन एट्रीब्यूट है विच इज C, और C अकॉर्डिंग टू द लॉसलेस डिकम्पोजिशन C क्या होना चाहिए, यहाँ तो इस टेबल की एट्रीब्यूट होनी चाहिए, यहाँ इस टेबल की कैंडिडेट की होनी चाहिए, ठीक है। तो यस, C R5 की जो कैंडिडेट की है, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो लेट्स से एक नया टेबल बन गया R3 R5, एक नया टेबल बन गया। इफ़ यू कंबाइन R3 और R5 और अगर इनके एट्रीब्यूट्स देखें तो उनके एट्रीब्यूट्स आगे A B C E, ठीक है, C कॉमन है तो राइट इट वंस A B C एंड D, तो ये 4 एट्रीब्यूट्स आ गए। अगर आप इसको आप R4 के साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, 4 के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो बिकॉज दोनों में एक कॉमन एट्रीब्यूट है दैट इज E, ठीक है। अगर आप पहले R3 और R4 को कंबाइन करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। अगर आप कंबाइन करते हो तो यस यू कैन कंबाइन R3 विद R5, ठीक है, और एक नया टेबल बन जाएगा यहाँ पे। अगर आप कंबाइन करते हो तो इसमें R3 और R4 का नया टेबल बन जाएगा, ठीक है। उसमें एट्रीब्यूट सारे आ जाएंगे A B C F। इसको आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो अगर क्यूरी आ जाती है, एट्रीब्यूट किसी और टेबल का पूछा हुआ है, दूसरा एट्रीब्यूट किसी और टेबल का पूछा है, तो इस तरह से आपको कोई पूछता है, अगर आपने इस टेबल को डिकम्पोज तो कर दिया नॉर्मलाइज करने के लिए, अगर आपको इसको दोबारा कंपोज करना हो, रिकम्पोज करना हो, तो आप इसको किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, ईजिली आप कर सकते हो कि अगर उसके बीच में कुछ कॉमन है तो आप उनको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ सेकेंड टेबल। दिस इज हाउ वी कैन नॉर्मलाइज अ फुल टेबल। पहले 100% रिडंडेंसी थी, अब उसमें हमने 0% रिडंडेंसी मिली है। तो बस इसमें थोड़ी सी जो कम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आ रही है कि क्योंकि एक टेबल जो कि सिर्फ एक था अब उसमें बहुत सारे टेबल्स आ गए, ठीक है। नॉर्मलाइज जब भी करते हैं टेबल को हमें डिकम्पोज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द वट एवर नॉर्मल फॉर्म इट इज। ओके, थैंक यू सो मच।